बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ उसके अंदर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी बोले, इसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने भी गुफ्तगू की, रज़ा रबानी साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने बात की। इसकी कुछ हकीकत मैं आप लोगों के सामने रखूँगी, मगर मुझे कहने में कोई मुज़ाहिका नहीं है इस बात के ऊपर कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने धोखा रख दिया। ये जुमला मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर जो उन्होंने गुफ्तगू की यकीनी तौर पे सुनने वालों को उन्होंने धोखा रख दिया। असल में जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसके अंदर हुआ क्या, सारा दिन आप लोगों ने देखा वो एक ऐवान की खबरें चलती रहीं कि ये कह दिया वो कह दिया। असल में नून लीग दाव क्या लगाने की कोशिश कर रही थी, जो रंगे हाथों पकड़ा गया है उनकी इत्तेहादी जमात की तरफ से, जितनी पीपल्स पार्टी हो या दीगर लोग हों उनकी तरफ से इस बारीक दाव को पकड़ लिया गया है कि नून लीग प्लान क्या कर रही थी। पार्लियामेंट के अंदर हुआ ये कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो कि एजेंडे का हिस्सा नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली किसी को पता ही नहीं था कि जॉइंट सेशन के अंदर एजेंडे में क्या चीज शामिल है। अचानक से 25 के करीब बिल थे, 54 के करीब तरामीम थी जिनको एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया और इसके अंदर दाव ये लगाया गया कि सिग्नेचर्स लिए जाएं कि निगरान हुकूमत जो भी बनेगी उसके पास ये इख्तियार मौजूद होगा कि वो 3 महीने के अलावा अपनी मुद्दत को तौसी दे सकेगी। और इससे भी ज़्यादा खौफनाक मामला जो तरमीम के साथ एक कानून साजी ये लोग करने जा रहे थे, नून लीग के हुकूमत, वो ये करने जा रहे थे कि ना सिर्फ तौसी बल्कि जो केयर टेकर सेटअप होगा उसके पास इतना इख्तियार मौजूद होगा कि वो बैनुल अक़वामी मुआहिदे भी कर सकेगी, दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर एग्रीमेंट्स को साइन कर सकेगी। एक ऐसी निगरान हुकूमत जिसके बारे में तस्वुर किया जाता है कि वो गैर जानिबदार होगी, 3 महीने का अपना वो टाइम पीरियड उसका होगा, उसके बाद वो अपने घर रवाना हो जाएगी। मगर यहां पर निगरान वजीर आजम के लिए मनपसंद किस्म की कानून साजियां की जा रही हैं, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जल्दबाजी में सारी कानून साजी हो रही है। याद रहे जितने भी अराकीन थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हों, तहरीक इंसाफ से अली ज़फ़र साहब हों या फिर जमात इस्लामी के मुश्ताक साहब हो, ये तमाम लोग मौजूद थे, मगर इन लोगों को ये नहीं पता था कि एजेंडे के अंदर चीज क्या शामिल है। जब इन लोगों के सामने एजेंडा आया तो तमाम के तमाम लोग जो है वो हक्का बक्का रह गए। इसमें रज़ा रबानी साहब बड़े दिल गिरफ्तार थे। वो रज़ा रबानी साहब से थोड़ा शिकवा ये भी बनता है कि अभी पिछले 2-4 महीनों में जो कुछ होता रहा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पामाल किया गया पंजाब असेंबली के इलेक्शन को लेकर, उसमें शिकवा था कि रज़ा रबानी जैसा मोतबर आदमी जो कि आइन की हमेशा बात करता है वो नजर नहीं आया। फाइनली रज़ा रबानी साहब ने पार्लियामेंट के सेशन में जब गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली भी रबर स्टैंप बन चुकी है, सेनेट भी रबर स्टैंप है, तो क्या आप ये जो पार्लियामेंट है इसको भी रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं? ये बड़ा खतरनाक जुमला है। अगर आप गौर करें, रबर स्टैंप मतलब ये कि जिस पे दिल किया ठप्पा लगा दिया, उसको कानून बना दिया। धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक ऐसा फोरम जहां पे कानून साजी होनी चाहिए, वो फोरम कानून साजी के नाम पर धज्जियां उड़ा रहा है कानून की, और इसको एक रबर स्टैंप की हैसियत दी गई है पार्लियामेंट को रज़ा रबानी की तरफ से। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब, ये सेनेटर, इनका JUI फेस से ताल्लुक है, इन्होंने भी बड़ी जोरदार गुफ्तगू की इस तमाम मामले के ऊपर, हालांकि ये नून लीग के इत्तेहादी हैं। इन्होंने कहा कि जनाब अली, जब हम ऑपोजिशन में थे तो हमारी सीटें कोई और थीं, फिर हम आप लोगों के साथ इत्तेहाद में हिस्सेदार बने, फिर हमारी सीटें तब्दील हो गई हैं। जरा गौर करें, इन्होंने कहा कि हमारी सीटें तब्दील हो गई मगर पार्लियामेंट का जनाजा फिर भी निकल गया। यानी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मोहर लगाई जाती है कि तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट का जनाजा निकाल दिया था, तो इस वक्त JUI फे भी ये समझती है कि नून लीग जिस किस्म की कानून साजी और मुहिम चलाने की कोशिश कर रही है, ये सीधा सीधा पार्लियामेंट का जनाजा है। उन्होंने कहा कि जी हम ऐसा लगता है कि इस ऐवान के अंदर आते हैं, चाय पीने आते हैं और चाय पी के खुशगपियों के साथ अपने घरों को वापस चले जाते हैं, आपका जो दिल करता है आप वो करते हो। इसके अलावा सेनेटर अली ज़फ़र साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इन्होंने यकीनी तौर पर धोखा रख दिया। इन्होंने कहा कि जनाब अली, जब ऑपोजिशन की कोई आवाज आती है तो फिर आपको समझ आता है कि क्या रवैया क्या है। अली ज़फ़र साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि जनाब हमें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, हांका जा रहा है हमें भेड़ों की तरह, कि मन मर्जी से हाँक कर ज़िबा करने के लिए जहां दिल किया जा रहा है, हमें ले जाया जा रहा है। पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं है जिसको आप लोग चाह रहे हैं कुर्बान करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब भी एजेंडा के अंदर कोई तरमीम करनी, कानून साजी करनी है, तो उसके लिए एक कायदा है, कायदे कवानीन है। इनके हिसाब से तकरीबन कम से कम 1 दिन पहले एजेंडे की कॉपी सारी जो है वो जितने भी अराकीन हैं उनके पास जानी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि बहस किस मामले पे होने जा रही है। उसमें मुझे शिकवा है वफाक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, जितने भी अराकीन थे इंक्लूडिंग उनके जो अलाइज थे, उन्होंने कहा कि जनाब मसला ये है कि जितनी भी कमेटियां बनी और उनके ऊपर जितने भी सेशंस हुए, ये तमाम लोग मौजूद थे, मगर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे इन तमाम के तमाम ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात की नफी कर दी कि जनाब ऐसी कोई कानून साजी, कोई मामला हमारे सामने नहीं रखा गया।
پھر ایک دوسری بات، خواجہ آصف صاحب نے، بڑے لوگوں نے اس کو دبا دیا، بڑے لوگوں نے اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھی، مگر خواجہ آصف صاحب جو ہمیشہ مخالفین کے لیے یہ جملہ دہراتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کوئی گریس ہوتی ہے، مگر جب پارلیمنٹ کے سیشن پر فلور پر کھڑے ہو کر مائک میں انہوں نے اپنا منہ کھولا، نہ خواجہ صاحب کو کوئی شرم باقی رہی، نہ کوئی حیا باقی رہی، نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی گریس کا مظاہرہ کیا۔ ہمیشہ سے اپوزیشن کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اپوزیشن آپ لوگوں کو آپ کے کام میں مداخلت کرتی، رکاوٹ ڈالتی، جہاں پہ انہیں مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان مسائل کی نشاندہی کرتے، چاہے پھر حکومتی بنچز اس کے اوپر کچھ بھی گئے۔ خواجہ آصف صاحب نے، آپ خواتین سے 1000 بار اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کے پاس حق ہے کہ آپ خواتین سے اختلاف کریں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ بھی خواتین موجود ہوتی ہیں پارٹی کے اندر۔ انہوں نے، خواجہ آصف صاحب نے پہلے تو یہ بات کی کہ ان کو چپ کرائیں، پھر انہوں نے کہا کہ جناب عالی ان کا جو لیڈر ہے وہ خود انہیں آگے کر کے چوہوں کی طرح چھپا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی چوہوں کی طرح چھپا ہوا ہے تو وہ روزانہ پیشیاں کہاں پہ بھگتنے جاتا ہے؟ وہ کیسز کو کہاں پہ فیس کر رہا ہے؟ چوہے کی طرح چھپنا تو یہ ہوتا ہے کہ بھاگ جاؤ بھگوڑا بن جاؤ، بھگوڑا تو وہ نہیں بنا، پاکستان کے اندر ہے، کبھی بنی گالا میں ہوتا ہے تو کبھی زمان پاک میں ہوتا ہے، پیشیاں بھی بھگت رہا ہے، عدالت کو بھی فیس کر رہا ہے، جتنے بھی اس کے اوپر کیسز 180 سے زائد بنا دیے گئے ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس وکلا کی پوری ٹیم ہے۔ تو چوہوں کی طرح چھپنے والی جو آپ نے بات کی خواجہ صاحب، اس پہ آپ نے بھی گریس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پھر خواجہ صاحب نے عورتوں کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے عورتوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا کہ وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں اخلاق باختہ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں کچرا ہیں، یہ باقیات ہے۔ ذرا آپ کو سوچنے میں تامل ہوگا، مگر سوچئے کہ ایک پارلیمنٹیرین، ایک سیاستدان جو عوام کے ووٹ لے کر آتا ہے، جس نے پرچار کرنا ہوتا ہے دنیا میں کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہماری عکاس کیا ہے، سوچ کس بات کی عکاس ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اپنے معاشرے میں خواتین کو لے کے، آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ کچرا ہے، یہ کھنڈرات ہیں، یہ باقیات ہیں، ان کو یہاں سے صاف کر دینا چاہیے۔ آپ کون ہوتے یہ بات کرنے والے؟ وہ ایک مینڈیٹ لے کر آئی ہیں یہاں پر، وہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مینڈیٹ لے کر آئیں گے۔ اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ خواجہ صاحب جب سب یہ مغلظات کہہ رہے تھے، خواجہ صاحب کے بالکل بیک سائڈ پہ شہری صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، جو مسکرا ضرور رہی تھی مگر انہوں نے اپنے بالکل لب سی لیے تھے۔ خواتین کی اس قسم کی ان کے بارے میں گفتگو سن کے انہوں نے بالکل لب کشائی نہیں کی ہے۔ تو خواجہ صاحب کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے تھے تو ایک خاتون ہی تھی جو ان کی جنگ لڑ رہی تھی، اور وہ خاتون تھی مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔